कल आप सभी लोगों ने 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज शुरू करते हैं 101 पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसमें से कोई नहीं है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। उस समय 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया, इसलिए दिए गए विकल्प में मेयो और अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। तो ये याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये है कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में गठित हुआ है। कर्जन के समय में ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटित की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। इनकी पदावधि के अनुसार क्रम लगाना है। ये तो साधारण सा सवाल है, अगर कालखंड याद है तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 है। हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 है। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 है और इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा कथन है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। कूट दिया गया है, कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है। 1905 में कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया और दो भागों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक दो नया प्रांत बना दिया था। आगे देखें कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी कर्जन और मिंटो दोनों ने। मार्ले मिंटो सुधार की चर्चा हो रही है। मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, इसलिए उसको माना जाता है फूट डालो शासन करो। और कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था तो उसको भी उसी में लिया जाता है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह कथन किसका है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। यह 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखा है। 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो ये मिंटो है। मार्ले मिंटो सुधार वाले में मिंटो है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। इसी के समय चौरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी का गठन, ये सब घटनाएं घटी थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में पारित हुआ था 1878 में। बाकी सब पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का इल्बर्ट बिल रिपन के समय में। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये वही रिपीटेड सवाल है। रिंग फेंस नीति, वारेन हेस्टिंग, पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुई? यह है हार्डिंग। इसी हार्डिंग ने जब राजधानी परिवर्तन ये कर रहा था तो इसी के ऊपर हार्डिंग पे बम फेंका गया था। हार्डिंग बम कांड जिसको कहते हैं, उसी से याद रखिएगा। दिल्ली में प्रवेश करते ही बम फेंका गया था इसके ऊपर। अगला है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। सीधे आंसर देखिए कि हड़प नीति डलहौजी का है। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव का शुरू किया हुआ है। सामाजिक सुधार बेंटिक के समय में हुए हैं, सती प्रथा वगैरह का समापन हुआ था इसलिए। अगला कूट दिया गया है, सुमेलित करना है, तो इसको भी आप सीधे आंसर से भी देख सकते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल
यह है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। देख लें व्याख्या सीधे। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कालानुक्रम उत्तर होगा। इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जा रहा है। जैसे ए आंसर है तो ए का 3 उसी हिसाब से दे रहे हैं। ऐसे सवालों में ये देखा जाता है कि अगर पहले वाले में मैच नहीं कर रहा है तो दूसरे, तीसरे, चौथे इन सबको मैच करके देखिए और बाकी एक नहीं भी मैच कर रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी आधार पर ये सब सॉल्व किए जाते हैं। आगे देखें, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका डेट मिलाना है। वही सतारा जैतपुर संबलपुर बघाट वाला सवाल है। ये डेट याद रहेगा तो आपको हो जाएगा। संबलपुर 1849, सतारा 48, अवध 56 और झांसी 54, 54, अवध 56 में। यानी कि सबसे पहले सतारा है इसमें से, उसके बाद संबलपुर 49 में, झांसी 54 में है और अवध 56 में। आगे फिर से मिलान करने का है, कूट दिया गया है इसमें भी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। ये डेट जितना अच्छे से आप याद करेंगे, डेट सुन लें। सिक्किम का विलय 1817 में, पंजाब का विलय 1849 में, झांसी का विलय 1854, 54 में, बर्मा का विलय 1886 में, 1886 में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उपाधियां बांटी गई थी। यही है। अब देखें कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे जुड़ा हुआ सवाल। पहला सवाल है कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थीं? पहला है कि इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और तीसरा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसमें कूट दिया गया है कि कौन कौन सा सही है। तो होम चार्जेज का मतलब है कि ये भारत सरकार के गृह शुल्क से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल क्या क्या है तो भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक एवं अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते एवं पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। इसलिए इसका ऑप्शन बी है। बी में 1 और 2 दिया गया है, यानी कि भारत के बाहर कोई युद्ध हो रहा है तो भारत पे उसका भार नहीं दिया जाएगा। बाकी भारत में ही अधिकतम भारित हैं। जो इंडिया हाउस है वहाँ भारत सचिव का कार्यालय, वो सब का खर्चा यहीं से जाता है। अगला सवाल है कि इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसमें? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ये सब सिविल आईएएस के सवाल हैं, इस वजह से इसके लेवल थोड़े से हाई मिलेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। अगला सवाल है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया?
इस तकरारी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय में इसी को जागीरदारी, इसी को मालगुजारी या बिस्वेदारी, ये सब नाम से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त इसी को कहा गया है। 1793 में लागू किया गया था। बाकी डिटेल आप नोट्स में पढ़ ही चुके हैं। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? ये कार्नवालिस है। काफ़ी फेमस सवाल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। स्थायी भू बंदोबस्त स्थापित किया गया, ये कार्नवालिस। कब लागू किया गया? 1793, 93। अगला सवाल है कि 1793 में कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए सीधे सीधे आंसर व्याख्या देख लें कि 1793 में कार्नवालिस द्वारा जो शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त, उसमें टैक्स वगैरह वैसे ही थे, 10/11 भाग सरकार को देते थे, लेकिन जमींदारी का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े थे। जमींदारी एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विविध विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए आंसर डी है, यानी कि ये सब समस्याएं, ये सब साधारण चीज़ें, अगर आप स्थायी बंदोबस्त वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। अगला है चिर स्थायी बंदोबस्त। नाम चाहे जो हो जाए, सवाल वही है। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो इसका आंसर है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ये सब सिविल के IAS के सवाल हैं। अगला है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये सब साधारण से सवाल हैं और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगला सवाल है कि डैश में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये सब बिहार के हिसाब से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? ये अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी ये पहले पढ़ चुके हैं। रैयतवाड़ी भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। कहाँ कहाँ? बंगाल और मद्रास में। टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? यह है टॉमस मुनरो। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका डिटेल पिछले क्लास में हो चुका है। अगला सवाल है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये तीनों सही हैं, तीनों किया जाता था रैयतवाड़ी में। रैयत यानी कि जनता, और सरकार और जनता के बीच का ये संबंध था। अगला है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये भी है रैयतवाड़ी। अगला है कथन ए और कारण आर वाला सवाल है। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। कारण क्या था? कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक, PCS का सवाल है। आगे देखें, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लागू किया गया? 1900 ईस्वी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। यह कंपनी 5 लाख रुपये की पूंजी से इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी
भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है? कूट मिलाना है। सीधे आंसर देखिए, जजमानी प्रथा उत्तर भारत में चलती थी, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाड़े कर्नाटक में। तो ये सब व्यवस्था एक ही है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माना जाता है। जजमानी कहा जाता है कि जैसे पूजा पाठ का जैसे आप कराते हैं तो पूजा पाठ में गांव में परंपराएं होती हैं कि जो भी पंडित जी होते हैं परिवार बटे होते हैं और गांव में अगर 5 पंडित हैं तो 5 सभी पूरे गांव को बांट देंगे कि किसका कौन जजमान रहेगा और वो पुरोहित किसके किसके रहेंगे। तो यही जो जजमान वाली व्यवस्था है वही जजमानी कहते हैं। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में कई मतलब लगभग सभी जातियां अपने अपने जजमान रखते थे, जिसमें कई जितने प्रकार के वर्ग विभाजन हुए थे उन सभी वर्गों में अलग अलग जजमान सबके बने होते थे। किस परिवार से कौन जुड़ा है वही है जजमानी प्रथा, यानी कि परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सब उस परिवार से जुड़े रहेंगे। आगे देखें कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 40%। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन से आती है? इसको आप सीधे आंसर देखिए कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। इनकी पुस्तकें याद रखिए, दादा भाई नौरोजी की अपवाह सिद्धांत दिया है और ये पुस्तकें एग्जाम में आते हैं। इनकी एक पुस्तक है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सारी पुस्तकें हैं, इन सारी पुस्तकों को याद रखिएगा, ये सब आते हैं एग्जाम में। आगे देखें, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये नौरोजी हैं। आर्थिक दोहन का प्रतिपादन नौरोजी ने किया। कथन और कारण वाला सवाल है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। तो ये कथन गलत है। कथन ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अनुकूल कैसे कहा जाएगा? चलिए आगे चलते हैं, इसमें विवादित सवाल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे? ये तीनों हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद राणाडे, ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू के संपादक थे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अनेक कार्यकर्ता और पत्रकार इन सब ने दिया था। उत्साधन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था कौन? सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये 1901 में। किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। दल कौन सा था? उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। 1813 के बाद अनौद्योगिकरण ने तेज कर दिया। अगला सवाल है, अनौद्योगिकरण का मतलब है कि भारत के उद्योगों को समाप्त करना। यहाँ के जो भी उद्योग थे उनको अंग्रेजों ने कई तरीके से समाप्त किया। यहाँ के जो कारीगर थे उनको निपटा करके, उनके हाथ काट के, उनके अंगूठे काट के और अपने सामान यहाँ बेच करके सारे उद्योग, यहाँ का कच्चा माल जो भी उद्योग में लगता था उसको खरीद के, ये सब तरीके थे जिससे ये अनौद्योगिकरण कर दिए थे भारत का।
आगे देखें कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी। इसका केवल एक सही है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होगा। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स उस समय भारत की स्थिति को देख करके काफी दुखी थे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? यह सर आर्थर कॉटन। यह ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। उन्हीं का किया है जो आज भी दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था अच्छे हाल में है। अगला युग्म को मिलाना है। इसमें भी सीधे व्याख्या पे जाएं तो औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहाँ पर बिक्री के पहले माल का भंडारण किया जाता था। ठीक, औरंग मतलब गोदाम होता है। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार वर्कशॉप के लिए भी किया गया है। बेनियान, बनिया के लिए बेनियान शब्द इस्तेमाल हुआ है। पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी शब्द अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया। तो विकल्प 2 और 3 सही है। विकल्प 2 और 3 क्या कह रहा है? बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य द्वारा नामित राजस्व दाता। औरंग ये गलत है। ऐसे ऐसे सवाल एक आध हर साल पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर ढूंढने से भी न मिले। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि वाणिज्यिक फसलों की ओर भारत चल दिया। खाद्यान्न फसल को छोड़कर वाणिज्यिक फसल में ही सभी लग गए थे, जिससे आगे चलकर अकाल भी पड़ा था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, यही उसका सबसे बड़ा प्रभाव था। आगे देखें 1857 की क्रांति। पहला सवाल है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में। और 57 में जनवरी में अफवाह फैल गई थी तो विद्रोह शुरू हो गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो यह है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। वही चर्बी वाले कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का अफवाह फैल गया था। अब सच और अफवाह में अभी भी स्पष्ट नहीं है, सच फैल गया था या अफवाह फैल गया था, इसलिए उसमें विवाद में नहीं रहना। केवल यही है कि चर्बी वाले कारतूस की खबर फैल गई थी, ये समझिए। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? यह बैरकपुर। किस इन्फेंट्री से जुड़े हैं? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे, जो ऑप्शन में नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यह बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। ठीक। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यह है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति।
1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? यह है W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये मेरठ। यहाँ 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। रिपीटेड सवाल है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें और लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 57 को विद्रोह किया और बेगम हजरत महल ने 30 मई 57 को लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और झांसी की रानी जून 57 में विद्रोह किया और 17 जून 58 को शहीद हो गई। स्वाधीनता का प्रतीक था क्या? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया यानी कि कब्जा किया? तो दिल्ली पर। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ थी? तो वाराणसी। मूल नाम मणिकर्णिका थी और 19 नवंबर 1835 को गोलघर में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यह है खान बहादुर खान। अगला है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी इसलिए वहीं पे समाधि बना हुआ है। अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसको? यूरोज। इसी ने कहा था कि एकमात्र मर्द है 1857 के, यही है। भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये यूरोज का कथन है, काफी फेमस, ये एग्जाम में आ भी चुका है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह है बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिसने अवध में 57 के विद्रोह क्रांति का नेतृत्व किया था, यह है हजरत महल। रिपीटेड सवाल। इलाहाबाद में 1857 का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। इनका दायरा काफी बड़ा था। 1857 में लियाकत अली ने संभाली थी। यही बिहार में दानापुर वाले एरिया में भी नेतृत्व कर रहे थे। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया, ये भी याद रखिएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। मान सिंह ने धोखा दिया था। आगे देखें। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। ये बिहार से थे, आरा के जगदीशपुर से। बिहार का सिंह कहा जाता है इनको। वर्तमान में भोजपुर जिला है, उस समय शाहाबाद जिला कहा जाता था। वर्तमान में भोजपुर और आरा दोनों नाम हैं। और ये रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक अपने विद्रोह की मसाल लेकर के पहुंचे थे। ये काफ़ी फेमस है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा। रिपीटेड सवाल है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में दीवान मनीराम दत्त। इसको पढ़ भी लीजिए। 1857 की क्रांति के समय दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह शुरू किया था। मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी। रिपीटेड सवाल है जिसे नहीं पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, यानी कि पराजित करने वाला था? ये आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। वाह। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो यह है
जयपुर से इसमें क्रांति संबंधित था। ये अजमेर, नीमच, आहुआ ये सब जुड़े हुए थे। ये राजस्थान के सवाल हैं, इसलिए सिविल में, आईएएस में ये सब उम्मीद कम है पूछेंगे, और यूपी पीसीएस में भी नहीं ही पूछेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में विद्रोह में से संघर्ष किया अंग्रेजों से? यह है शहादत खान। शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ये एमपी पीसीएस का सवाल है, इसलिए शहादत खान उनके लिए महत्वपूर्ण है, एमपी पीसीएस के लिए। इस पे 50,000 का इनाम था। आगे देखें, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का निवास कहाँ है? आगरा में। 1797 में आगरा में जन्म हुआ था और 1869 में दिल्ली में मृत्यु हुई। आज़ादी की पहली लड़ाई 57 में किसने भाग नहीं लिया? ये भगत सिंह कहाँ से होंगे, बाकी सब थे। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, ये सब थे। ये सब साधारण क्वेश्चन है, ये सब। आगे देखें, 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? ये उधम सिंह नहीं है। 1857 के विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया जी हैं। अभी भी नहीं, अभी नहीं, अंग्रेजों के समय में शांत खड़े थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यह है साहूकार और जमींदार। बाकी यह तो इसमें से किसी ने नहीं था, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आंसर है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये चित्तौड़। अगला है कि बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये बिहार पीसीएस का है, इसलिए आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आंसर देख लें। ये केवल मुंगेर नहीं था, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब थे। दानापुर और पटना में अभी लियाकत अली आए हैं, वो थे। आरा में यही थे जो वीर कुंवर सिंह आए, वही वहाँ देख रहे थे। मिलान करना है तो मिलान में बख्त खां दिल्ली में नेतृत्व किए, मौलवी अहमदुल्ला अवध में, वीर कुंवर सिंह आरा में और नाना साहब कानपुर में। अगला सवाल कूट मिलाना ही है, पीसीएस का सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। अगला सवाल है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये है एक से अधिक, ये सब थे। बेगम जीनत महल नहीं थे, हजरत महल थे। तो ये 3 है। आगे देखें, देखिए बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। ये तो जबरदस्ती का है। आगे देखें, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान दिए गए हैं, इसको मिलाना है। ऐसे सवालों में सीधे आंसर याद रखिए। नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दत्त हैं, असम के दीवान थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग। एक ही सवाल रिपीट हो रहा है। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग, यही सवाल है बार बार। बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? यह हैरसे। इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये काफी फेमस सवाल है। पामर्स्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। निम्न में से किसका नाम विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है? ये सबका, उपरोक्त सभी, इन सब का नाम नहीं जुड़ा है। ये सवाल है यूपी पीसीएस मेंस का। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही मेन कारण था जिसकी वजह से असफल हुआ।
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ये सब कारण थे कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ये सारे ऑप्शन सही हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिसमें सिंधिया नंबर 1 पे थे। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यह है जनरल नील, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ये सब लखनऊ में निपटा दिए गए थे। जनरल निकलसन घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस और मेजर हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। काफी जबरदस्त विद्रोह था लखनऊ का। आगे देखें, कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला सवाल है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, ये सावरकर हैं। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी में इन्होंने कहा था। 1857 का विद्रोह का वो प्रथम स्वतंत्रता, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, ये भी काफी फेमस है, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने 1857 नाम से पुस्तक लिखी थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। इनकी पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजुमदार ने कहा था। इनकी पुस्तक आर.सी. मजुमदार की, ये भी याद रखिएगा, द स्क्वाय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इनकी पुस्तक का नाम है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय, न ही, ये वही रिपीटेड सवाल है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था मानते थे। कौन? आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 की क्रांति के बारे में कौन सी अवधारणा सही है? तो यह है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 58 में, 1 नवंबर। विक्टोरिया ने वही रिपीटेड सवाल आश्वासन दिया रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यही आश्वासन दिया था। विक्टोरिया की घोषणा वही है इसमें कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यह है पील आयोग। और अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। यह है गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। तो ये था आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।